तो रिकॉर्डेड क्लास में आती है, खोलते हो रिकॉर्डेड क्लास। मैम उसमें तो ऐसा कोई मिला था यूट्यूब वाली क्लास होगी तो खोल के देखो तो कोई हमारी क्लास की चल। वो तो तुम्हारी क्लास की, मैं तो जो लिंक्स शेयर करती हूँ अपनी क्लास की तो भेजती हूँ मैं दूसरी क्लास नहीं भेजती, कोई भी कभी भी नहीं भेजती मैं। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक वॉलंट्री है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन का मतलब बताया था मैंने आपको कि हमें गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में अपना नाम एंटर करवाना है, ठीक है। और ये सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन नहीं होता एज अ सोल प्रोप्राइटर फर्म। उसका टैक्सेशन में रजिस्ट्रेशन होता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है और सब चीज़ों में होता है, लेकिन वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। और मैंने कहा था उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं होती, अकाउंटिंग एंटिटी होती है सेपरेट, लेकिन एज अ अगर कोर्ट में कोई केस फाइल होता है तो उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सेम चीज़ पार्टनरशिप में भी होता है, इसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। जिसके जहाँ पर भी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली बात आ जाती है वहाँ पर वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाती। जो अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ठीक है, ये और या जॉइंट हिंदू फैमिली है, वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का कंपलसरी नहीं होता, ये वॉलंटरी होता है। जब मन हो, जब पार्टनर्स अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं रजिस्ट्रार के पास। इसके लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रार अपॉइंट होता है बाय द कोर्ट ऑफ द स्टेट इन विच द पार्टनरशिप फर्म इज़ रनिंग, ठीक है। वहाँ पर हम अपनी इच्छा से पार्टनर्स अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन भी वो जब मर्जी करवा सकते हैं। जैसे और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें तो क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अभी मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या जॉइंट स्टॉक कंपनीज़, उसमें तो क्या होता है रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अपने बिज़नेस का तो आप बिज़नेस भी नहीं स्टार्ट कर सकते। लेकिन पार्टनरशिप में आप विदाउट रजिस्ट्रेशन भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, और बाद में फ्यूचर में जब आपको लगता है कि हमें रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए तो आप फ्यूचर में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वैसे तो ये कह दिया है कि इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमारे लॉ ने पार्टनरशिप एक्ट में कुछ ऐसी बाउंडेशंस एक अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर डाल दी हैं कि वो इनडायरेक्ट वे में एक फ़र्म के लिए बेनिफिशियल हो जाता है, लीगली बेनिफिशियल हो जाता है कि वो अपनी फ़र्म का रजिस्ट्रेशन करवा ले। समझ गए? मतलब कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं एक अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर कि उस वक्त फिर पार्टनर्स को लगता है कि अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो इट इज़ बेनिफिशियल दैट वी गेट आवर फर्म रजिस्टर्ड, ठीक है। तो देखो इन्होंने बता रखा है क्या कंसिक्वेंसीज हैं ऑफ अ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। कंसिक्वेंसीज देखो, 3 कंसिक्वेंसीज दिखाई दे रहे होंगे आपको। अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। फाइल अ सूट का क्या मतलब है बेटा? हाँ जी, द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज, कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर। फाइल अ सूट, सूट का मतलब केस करना। कोर्ट में अगर हमें केस करना है, किसी व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, ठीक है, तो हमें केस फाइल करना पड़ता है, कोर्ट में केस करना पड़ता है। तो कैसे केस किया जाता है? इंडिविजुअल नाम से तो कर सकते हो, लेकिन पूरी फर्म के नाम से जॉइंटली, जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि LIC के ऊपर किसी ने केस कर दिया, रेलवेज़ के ऊपर केस कर दिया, DTC के ऊपर केस कर दिया, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर केस कर दिया। तो इस टाइप से ये वाले जो केस होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पर केस करने की जब बात आती है तो वो एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट केस against the firm or a partner of an unregistered firm cannot file a suit against the firm। यानी कि कोई पार्टनर के साथ उसको लगता है कि मेरे साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है और वो फर्म के ऊपर केस करना चाहे, पूरी फर्म के ऊपर एक साथ, तो वो केस नहीं कर सकता, ठीक है। और वो दूसरे पार्टनर के ऊपर भी केस नहीं करता कि ये मेरा पार्टनर था इसलिए इसने मेरे साथ धोखाधड़ी की या कोई प्रॉब्लम हुई, यानी एज अ पार्टनर वो अपने आप को शो ही नहीं कर सकते।
दूसरा है द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। फर्म अगर चाहती है कि उनके साथ किसी थर्ड पार्टी ने, थर्ड पार्टी समझते हो, थर्ड पार्टी का मतलब जो पार्टनर नहीं है, बाहर का कोई व्यक्ति है, उनको सबको हम थर्ड पार्टी कहते हैं। एक पार्टी हो गई फर्म, दूसरी पार्टी हो गई पार्टनर, और थर्ड पार्टी अदर पीपल। ठीक है, तो जो अदर पीपल हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो हमारे कस्टमर्स हैं, चाहे वो बैंकर्स हैं, चाहे कोई भी है, कोई भी थर्ड पर्सन जो फर्म से रिलेटेड, फर्म का पार्टनर नहीं है और फर्म खुद, वो उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकती। कौन नहीं कर सकती? अनरजिस्टर्ड फर्म। रजिस्टर्ड होगी तो वो केस कर सकती है। तो ये तो हो गया नुकसान। लेकिन द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर। फर्म पार्टनर्स के अगेंस्ट केस नहीं कर सकती, पार्टनर फर्म के अगेंस्ट नहीं कर सकते, और फर्म पार्टनर के अगेंस्ट नहीं कर सकती। तो क्या थर्ड पार्टी फर्म के अगेंस्ट केस कर सकती है? वो कर सकती है। थर्ड पार्टी को इस चीज़ का नुकसान नहीं होगा। हालांकि वो पॉइंट इसमें बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये है कि फर्म थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं कर सकती, लेकिन थर्ड पार्टी फर्म के ऊपर केस कर सकती है कि इन्होंने, वो चाहे वो चीटिंग का केस करे, कुछ भी करे, कि इन लोगों ने हम मेरे साथ एज अ फर्म ये जो है वो किया है, चीटिंग की है, या मेरे साथ ये मेरे को ये नुकसान पहुंचाया है, तो एक थर्ड पार्टी फर्म के अगेंस्ट केस कर सकती है। तो इन व्यू ऑफ दीज कंसिक्वेंसेज इट इज देयरफॉर एडवाइजेबल टू गेट द फर्म registered according to the Indian Partnership Act 1932. The partners may get the firm registered with the registrar of the firm of the state in which the firm is situated. ये एक क्वेश्चन बनता है कि आपको इफ़ यू वांट टू, जैसे एक आपकी फर्म है, मान लो सपोज आपकी फर्म हैदराबाद में है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि आप उसको कहाँ पर रजिस्टर करवाएंगे, तो आप उसको हैदराबाद जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट में रजिस्टर करवाएंगे। कोई फर्म आगरा में है तो वो आगरा की स्टेट में रजिस्टर होगी। यानी हर स्टेट का अपना एक रजिस्ट्रार होता है, और जहाँ पर भी आपकी फर्म का ऑफिस होता है वहाँ पर आप अपनी फर्म को रजिस्टर करवा सकते हो। द रजिस्ट्रेशन कैन बी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस। ये भी एक क्वेश्चन है, क्या आप फर्म को बाद में भी रजिस्टर करवा सकते हैं? आफ्टर इट हैज़ स्टार्टेड इट्स बिजनेस, आप अपना बिजनेस, फर्म अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुकी है, कैन यू गेट द फर्म रजिस्टर्ड लेटर ऑन? यस। पार्टनरशिप फर्म, फर्म का मतलब हमेशा पार्टनरशिप होता है। अगर वर्ड फर्म यूज़ किया गया ना तो हमेशा पार्टनरशिप को ही फर्म बोला जाता है। पार्टनर औरों को हम कंपनी बोलते हैं, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी को कंपनी बोलते हैं, तो पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है उस पूरे बिजनेस को कलेक्टिवली फर्म बोला जाता है। ठीक है, तो वो फर्म जो है बाद में भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। और उसमें देखो सबमिशन है, वही एप्लीकेशन होगी, नेम ऑफ द फर्म होगा, क्या नाम होगा, लोकेशन होगी, कहाँ कहाँ पर ये अपना बिजनेस करती है वो भी देंगे, कौन सी डेट से फर्म स्टार्ट हुई थी, कितने टाइम तक ये फर्म चलेगी, ये किस टाइप की पार्टनरशिप है, एट विल है या वो है पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, सब चीज़ें इसमें आप दोगे। आप फीस दोगे, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होगी, और इसके बाद द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल विल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स। रजिस्टर करवाने का मतलब क्या होता है कि उनका अपना एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर सारी फर्म्स का नाम होता है कि हमारे राज्य में कौन कौन सी फर्म है, तो उसके अंदर आपकी भी एंट्री हो जाएगी, आपको एक नंबर मिल जाएगा, यूनिक नंबर, दैट कैन बी यूज्ड लेटर ऑन एंड देन यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ एन अ रजिस्टर्ड फर्म ऑल्सो। क्लियर है ये चीज़? समझ में आ गया रजिस्ट्रेशन का? इसके भी मैंने क्वेश्चन आपके उसमें डाले हुए हैं असाइनमेंट में, तो आप कर लेना। मैंने आज अभी पढ़ाते हुए मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं जो आज के असाइनमेंट में हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है? हाँ जी, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, कोऑपरेटिव, कोऑपरेट करना क्या होता है? कोऑपरेट, किसी का सहयोग करना, ठीक है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं? ये एक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट होता है। यानी कि ये सोसाइटीज़ ज़्यादातर एक ही टाइप के लोग किसी प्रॉब्लम से अपने आप को, पूरे ग्रुप को बचाने के लिए मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं,
जो पूरे ग्रुप के बेनिफिट के लिए काम करती है। उनका जो पर्पस होता है वो म्यूचुअल बेनिफिट होता है कि किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम का मिलकर सामना करने के लिए, अपने मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ जो भी हम ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, जैसे फार्मर्स हैं, फार्मर्स को ट्रैक्टर की ज़रूरत है, उनके छोटे छोटे खेत हैं, ठीक है। अब एक अकेला फार्मर वो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो क्या करेंगे, कई फार्मर्स मिलकर एक ट्रैक्टर खरीद लेंगे और वो ट्रैक्टर सभी फार्मर्स फिर यूज़ करेंगे। तो उस ट्रैक्टर को खरीदने का क्या मकसद है, एक दूसरे की हेल्प, म्यूचुअल हेल्प, ठीक है। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, म्यूचुअल हेल्प के लिए कुछ लोग मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं और इसका रजिस्ट्रेशन होता है। ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, इसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर इसका रजिस्ट्रेशन होता है। यानी कि आप अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अकॉर्डिंगली इसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। हाँ बेटा, ये कुछ जो लॉ है ना, ये बड़े पेट होते हैं और ये आपको हमेशा याद रखने होते हैं। जो मैं आपको चीज़ें याद से, मैं भी तो अपनी याद से बता रही हूँ ना, इट मीन्स कि दे आर टू बी लर्न। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मान लो मैं बुक में से देखती हूँ, इसका मतलब वो चेंज होती रहती हैं, तो वो नहीं हो। लेकिन ये जो 3-4 लॉ हैं, ये आपके लॉ के नाम भी आते हैं, ठीक है। तो देखो, द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस, कि सबका एक ही पर्पस है, उस पर्पस को इजीली सॉल्व करने के लिए, मिलकर सॉल्व करने के लिए जो काम किया जाए उसे कोऑपरेटिव कहते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलंटरी क्या मतलब होता है, वॉलंटरी नहीं पता, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। बेटा इंग्लिश मीडियम लिया है मैं तो। वॉलंटरी एसोसिएशन अपनी इच्छा से मिलकर बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है। हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। जो किस लिए ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, कैसे क्यों मिलते हैं, ताकि सबका वेलफेयर हो, जॉइंट वेलफेयर हो, सबका, जो भी लोग उसके मेंबर सब बने हैं उन सबको कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। प्रॉफिट फ़ायदा नहीं, अदर बेनिफिट्स, ठीक है। इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, इनका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स। They are driven by the need to protect their economic interest in the face of possible exploitation at the hands of middlemen obsessed with the desire to earn greater profits। मतलब क्या हुआ कि इनका ये जो है, ये उन मिडलमैन के एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए ज़्यादातर स्टार्ट की जाती हैं, जो लोग सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के भावना से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का नाम सुना है आपने कभी, नहीं सुना? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का नाम आपने वर्ड कभी सुना है पहले इससे? हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी सुनी है? हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपने गोकुल धाम सोसाइटी का नाम सुना है? वो तो सबने सुना है, हैं? कभी सोचा है वो क्या है? वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उसके अंदर जो फ्लैट्स बने हैं उसमें वो जो एक में सेक्रेटरी है आत्माराम भिड़े, वो कौन है? वो सारी सोसाइटी से मिलकर डिसीजन लेता है ना। इसका मतलब क्या है कि वो जो सोसाइटी बनी है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत प्रेवलेंट है, कि कुछ लोग मिलकर एक बड़ा प्लॉट खरीदते हैं, बहुत बड़ा प्लॉट, चाहे वो बिल्डर अकेला खरीदे, आजकल तो बिल्डर का कंसेप्ट आ गया रियल एस्टेट का, बट स्टार्टिंग में होता था कि कुछ लोग मिलकर, जिन लोगों को मकान चाहिए, ठीक है, अब मकान बनाने के लिए पैसा भी चाहिए, एफर्ट्स भी चाहिए, एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो कुछ लोग जिनको मकान चाहिए वो लोग मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मान लो बना लें, उसका रजिस्ट्रेशन करवा लें, ठीक है, और इसके बाद मिलकर एक प्लॉट खरीद लें, ठीक है। उसका अब सारा काम जॉइंटली होगा, उसमें अपना अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करते जाएं, फिर वो उसके अंदर फ्लैट्स बना लें। फ्लैट बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट दे दें, सारा सामान साथ आएगा, तो इससे क्या बेनिफिट होगा? क्या बेनिफिट होगा? टाइम की भी बचत होगी और सामान भी आप इतने लार्ज स्केल पर जब खरीदोगे तो वो अच्छा भी होगा, एक्सपर्टीज़ भी होगी, और जो बीच के जो मिडल मैन हैं
अगर हर व्यक्ति अपना अपना मकान खुद बनाए तो क्या होगा, उसे उसका पैसा भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और उसका मकान में वो एक्सपर्टीज़ भी नहीं आएगी। तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपने लिज्जत पापड़ उद्योग के बारे में सुना है कभी? महिला अमूल का दूध पिया है ना? तो अमूल की भी जो शुरुआत थी वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में हुई थी। ठीक है, इसका नाम नेट पर सर्च करना, क्या नाम है इसका, है बहुत फेमस नाम है इसका। ठीक है, लिज्जत पापड़ उद्योग वो महिलाओं का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी, जो मिलकर महिलाओं ने मिलकर पापड़ बड़ियाँ वगैरह अचार वगैरह बनाने का काम शुरू किया। तो उसमें सारी महिलाएं जुड़ गई। ठीक है, अच्छा आपने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी नहीं सुनी होगी। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत प्रेवलेंट है ये। इसमें फार्मर्स जैसे छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है सीड्स की, पेस्टिसाइड्स की, या अपने यहाँ इरिगेशन की, मतलब कि पानी की सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध कैसे करें, ट्रैक्टर का प्रबंध कैसे करें। तो क्या होता है, जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो लोग तो अपना अपना कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे फार्मर्स हैं, छोटे छोटे खेत हैं, वो क्या करेंगे, तो वो अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। ठीक है, सोसाइटी में सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, सामान मिलकर ले आएंगे कंट्रीब्यूटरी और उसको यूज़ करेंगे। तो ऐसे बहुत तरह की सोसाइटी होती हैं, समझ गए? ये कंसेप्ट आप लोगों ने देखा नहीं है, पर आपको मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अगर आप थोड़े से भी अवेयर हो, और ये सब चीज़ें ना आपको फिल्मों में, सीरियल्स में दिखती हैं। आप जो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हो ना, ये सब चीज़ें आप के चारों तरफ हैं। ठीक है, तो ये देखो, इट इज़ रजिस्टर्ड, ये हो गया। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सिंपल इनफ एंड एट द मोस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर्स। कम से कम 10 लोग मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। पार्टनरशिप में 2 चाहिए थे, इसमें कम से कम 10 मेजर मेंबर्स, मेजर मतलब 18 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, द कैपिटल ऑफ द सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर। सारे मेंबर मिलकर उसमें पैसा लगाएंगे, जितना चाहिए होगा उसको हम उनका शेयर बोलते हैं। ठीक है, और वो फिर अपनी सोसाइटी को रजिस्टर करवाएंगे, और द सोसाइटी एक्वायर्स अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी। डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब आपको जो बिजनेस पढ़ोगे ना, वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के हैं, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी वाले बिजनेस हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो इसके मेंबर्स बनते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? लिमिटेड होती है, मतलब अगर वो बिजनेस लॉस में जाता है तो उनकी पर्सनल एसेट, उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगर लॉस में चली जाती हैं तो उन्होंने जो पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहा है केवल वही यूज़ होगा, उनसे पर्सनल पैसा नहीं मंगवाया जाएगा। बेटा इन चीज़ों को बहुत ध्यान से रखो, दिमाग में रखो। हाँ जी, फीचर्स हैं वॉलंटरी मेंबरशिप। जैसे एक फीचर हो गया कि वॉलंटरी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से इसका मेंबर बन सकता है, और मेंबर बनने के बाद वो उसका बेनिफिट ले सकता है। दूसरा इसका देखो, लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कंपलसरी। आप बिजनेस तभी स्टार्ट कर सकते हो उसके रूप में जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया हो। इट अकॉर्ड्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी टू द सोसाइटी विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है, यानी इसके मेंबर और सोसाइटी दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, और जब अलग अलग व्यक्ति हैं इसीलिए इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, और इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एंट्री और एग्जिट ऑफ इट्स मेंबर्स, कि कोई भी मेंबर जब मर्जी अपना शेयर बेचकर शेयर दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है, आप नए मेंबर को जब मर्जी एंटर कर सकते हो। इसमें लिमिट नहीं है, इसमें मिनिमम की तो लिमिट है कि 10 होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी का पॉइंट मैंने बता ही दिया है। कंट्रोल, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। कोई एग्जाम्पल? क्या मतलब हुआ इसका? द कंट्रोल ऑफ द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। मेंबर होते हैं उसमें कोई चुनाव, वो चुनाव करते हैं, है ना, इलेक्शन करते हैं और उनको चुनते हैं। जैसे भिड़े इलेक्टेड कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी है, उसमें आपने देखा होगा भिड़े और वो पोपटलाल और एक अय्यर, तीनों उसके मेंबर हैं ना, कोई ट्रेजरर है, कोई वो है। तो ये तीनों को उन फ्लैट्स वालों ने मिलकर इलेक्ट कर रखा है।
वो फिर उस पूरी सोसाइटी के लिए डिसीजन लेते हैं। ठीक है। द राइट टू वोट गिव्स द मेंबर अ चांस टू चूज द मेंबर हु विल कंस्टिट्यूट द मैनेजिंग कमेटी। ठीक है, उनके पास वोटिंग राइट होता है और इसमें 1 मैन 1 वोट होता है, यानी एक मेंबर को 1 वोट का राइट होता है। इसमें मतलब ये नहीं होता कि किसने कितने पैसे लगाए, किसी ने कम पैसे लगाए हो तो भी उसका 1 वोट है और किसी ने ज़्यादा पैसे लगाए हैं तो भी 1 वोट है। सर्विस मोटिव, देखो ये खास बात है, ये आपकी केस स्टडी में बन सकता है कि नेम द टाइप ऑफ बिजनेस इन विच द मेन मोटिव ऑफ द बिजनेस इज टू सर्व द जॉइंट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। जहाँ पर सर्विस मोटिव है, यहाँ पर देखो, द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स पर्पस लेज एम्फेसिस ऑन द वैल्यूज ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर, हैंस द मोटिव ऑफ सर्विस डोमिनेट्स इट्स वर्किंग। इफ एनी सरप्लस इज जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन, कि जब ये काम करते हैं तो उसके कारण हो सकता है कोई सरप्लस बन जाए, कोई प्रॉफिट अर्न हो जाए। अगर प्रॉफिट अर्न हो गया तो पार्टनर, इसके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, उनमें डिवाइड कर दिया जाता है। इसके जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करने वाले लोग होते हैं उनको मेंबर्स बोला जाता है। ठीक है, कंपनी में शेयर होल्डर्स, पार्टनरशिप में पार्टनर्स, जॉइंट हिंदू फैमिली में जॉइंट हिंदू फैमिली क्या बताया था, को पार्टनर, यहाँ पर मेंबर। ठीक है, तो अच्छा आप लोग मुझे बता सकते हो क्या एक स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी भी खोली जा सकती है क्या? आप लोगों के पास सीड मनी आ रही है, सोचो सोचो, आप अपने स्कूल में कोई ऐसी सोसाइटी खोल सकते हो? कर सकते हो? हाँ। कैसे? नहीं कर सकते। क्यों? 18 साल से अब चाहिए ना रजिस्ट्रेशन के लिए, तो फिर हाँ चलो मान लो आपके 18 साल हो चुके हो तो हाँ तब खोल सकते हैं। खोल सकते हो। हाँ। और बताओ कैसे खोलोगे, किस चीज़ का खोल सकते हो? स्टडी का। स्टडी का? स्टेशनरी शॉप, हाँ। रिफ्रेशमेंट शॉप, यूनिफॉर्म्स की शॉप खोल सकते हैं, है ना? किस उस आपका मोटिव क्या होगा? वेलफेयर। वेलफेयर क्या? वेलफेयर टू प्रोवाइड द स्टूडेंट्स स्टेशनरी ऑफ गुड क्वालिटी एट रीजनेबल कॉस्ट, है ना? उसमें क्या लगता है आपको, प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि आपको सामान को बिलो कॉस्ट नहीं बेचना, आप या तो एट द कॉस्ट बेचोगे या एट अबव कॉस्ट विद अ नॉमिनल प्रॉफिट मार्जिन। क्योंकि आप सिर्फ अगर स्टेशनरी सिर्फ बेचोगे तो उसके स्टेशनरी एक 10 रुपये का रजिस्टर लाकर आप उसे 10 रुपये में नहीं बेच सकते, क्योंकि उस 10 रुपये के रजिस्टर को बेचने के लिए भी तो आपको अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, कोई शॉप लेनी पड़ेगी किराए पर, किसी को वहाँ, अब आप तो पढ़ रहे हो, आप थोड़ा ना जाकर वहाँ खड़े होगे, आपको कोई वहाँ पर जो है एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, लाइटिंग करनी पड़ेगी, उन सब में भी तो खर्चा होगा, उसको भी कवर करोगे। तो उसको कवर करते हुए आपको रीजनेबल लेवल पर अगर स्टेशनरी आप सेल करते हो तो चांसेस है प्रॉफिट हो जाए, चांसेस है प्रॉफिट ना हो। लेकिन ये नहीं है कि आप डिसीजन लेते हुए बराबर ये ध्यान रखो कि प्रॉफिट कितना होगा। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि आपकी सारी कॉस्ट कवर हो जाए। ठीक है, तो इस समझ में आई ये चीज़ क्या है? हाँ जी, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, देखो, इक्वेलिटी इन वोटिंग स्टेटस। जितने भी आप कैसे खोलोगे, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आपको कितने लोग बच्चे चाहिए होंगे? कम से कम 10। क्या 10 से ज़्यादा? कैसे खोलोगे आप हो सकता है पूरी 11th 12th को कहो कि सब लोग मिलकर खोल लेते हैं, चलो एक सारे लोग मेंबर बन गए, है ना? सारे नहीं, उसी सोसाइटी के मेंबर बन गए। 10 लोग खोलोगे तो कितने पैसे इकट्ठे होंगे? 20,000 रुपये। 100 लोग खोलोगे तो 2 लाख, है ना? उससे क्या होगा कि आपका स्केल बढ़ेगा, तो सभी लोगों को बेनिफिट हो। तो इसके लिए हम कितने भी मेंबर्स इकट्ठे कर सकते हैं और सभी को वोटिंग राइट होंगे, इक्वल वोटिंग राइट होंगे। लिमिटेड लायबिलिटी एक इसका बेनिफिट है, ये बता ही दिया कि आपको घर से कुछ नहीं देना होगा, लेकिन आपने जो पैसे उसमें इन्वेस्ट किए वो हो सकता है वो रिस्क में रहेंगे हमेशा। स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये बिजनेस जो है किसी, जैसे सोल प्रोप्राइटर होता है, वो प्रोप्राइटर की डेथ के साथ वो बिजनेस बंद होने के चांसेस होते हैं जब तक कि उसके कोई सर्वाइवर्स ना हो।
ठीक है, पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है कि अगर सारे पार्टनर्स को कुछ हो गया तो वो बिजनेस बंद हो जाता है। लेकिन जितने भी रजिस्टर्ड बिजनेस होते हैं, दे नेवर कम टू एंड विदाउट द प्रोसेस ऑफ विदाउट लीगल प्रोसेस। तो इसमें भी डेथ, बैंक्रप्सी मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, और इनसैनिटी ऑफ द मेंबर्स डू नॉट अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। A society operates unaffected by any change in the membership। कोई भी व्यक्ति नया मेंबर बन सकता है, कोई भी व्यक्ति छोड़कर जा सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कोई असर नहीं पड़ता। इट गोज ऑन अनइंटरप्टेडली। ठीक है, वो अपना शेयर किसी को ट्रांसफर करता है। जैसे कोई भी बिजनेस हम ये, लेकिन ये नहीं है कि ट्रांसफर करने से पहले उसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। पार्टनरशिप में भी हम अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को, पार्टनरशिप में भी शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, बट विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। ठीक है, हम अपना शेयर ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि भाई मेरा जो पैसा इस बिजनेस में लगा हुआ है वो आप मुझे दे दो और आप पार्टनर बन जाओ, है ना, तो आगे से प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। आप 12th के अकाउंट्स में तो यही पढ़ोगे सारा, लेकिन उसमें यू हैव टू टेक कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। बट इन अ सेपरेट लीगल एंटिटी वाली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी है, यू कैन ट्रांसफर योर शेयर टू अदर मेंबर और अदर शेयर होल्डर एट एनी टाइम। आपको पता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में अपने शेयर ट्रांसफर करने हो अगर किसी को, तो उसके लिए तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, प्रॉपर मार्केट्स हैं। क्या नाम है उन मार्केट्स का, वेयर यू कैन ट्रांसफर योर शेयर टू अदर शेयर होल्डर्स वेरी इजीली। शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सुना है कभी नाम स्टॉक एक्सचेंज का? क्या बात है भाई, तुम लोग सब नाम नहीं सुना, स्टॉक एक्सचेंज वर्ड नहीं सुना कभी? नहीं, रियली? बीएससी एनएससी सुना है? पहले जो कॉमर्स के बच्चे होते थे ना, उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता था, मैंने स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है हमें ये बता दो, शेयर्स क्या होते हैं हमें ये बता दो, बीएससी एनएससी क्या होता है ये बता दो। ये 4 क्वेश्चंस पेट होते थे हर कॉमर्स के बच्चे को। स्टॉक एक्सचेंज एक स्पेशल मार्केट है वेयर अ शेयर होल्डर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम बेच सकता है। जैसे आपको कोई कपड़ा खरीदना है तो आप क्या करते हो, मार्केट जाते हो, वहां पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, है ना, वो दुकानें परमानेंट हैं, आप फिजिकली जाते हो, कपड़ा देखते हो, खरीदते हो जाता है। आपको ऑनलाइन खरीदना है तो आप क्या करते हो, एक वेबसाइट खोलते हो, वहां पर आपको अलग अलग तरह के कपड़े दिखाई देते हैं, आप उनके रेट्स देखते हो, है ना, फिर आप ऑर्डर कर देते हो। तो समझ लो इसी तरह से एक आज पहले ये जो स्टॉक मार्केट थी वो कमला नगर मार्केट की तरह से थी, यानी एक बिल्डिंग बनी हुई थी बड़ी बड़ी। अब कभी आपने देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की आपने बिल्डिंग की कभी पिक्चर देखी है न्यूज में? आपने स्कैम में देखी, स्कैम 92 में या बिग बुल में? एक बार वो मूवी देख लेना अगर कभी मौका लगे तो। बिग बुल में वैसे बहुत कम समझ में आ रहा है, स्कैम 92 बहुत बड़ी सीरीज है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं कहूँगी टाइम लगाओ, बट जब भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो देखना। उसके अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग भी दिखाई देगी। दिल्ली में भी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है यहाँ पर दिल्ली गेट पर। तो वो बिल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ पर ब्रोकर्स के थ्रू सेल परचेज होती थी। हम लोग जिसको शेयर बेचने होते थे वो कह देता था मेरे ये शेयर बेच दो, जिसको शेयर खरीदने होते थे वो उस ब्रोकर को कहता था मेरे लिए शेयर खरीद दो। वहाँ पर प्रॉपर बोली लगती थी, ये बेचने वाला है, ये बेचने वाला है, तो वो कहता था अच्छा ये शेयर बिक रहे हैं, अच्छा मैं लूंगा मैं लूंगा। अच्छा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, नीलामी लगाई जाती है, वो नीलामी अलग चीज है, नीलामी होती है वो तो उस प्रॉपर्टी के पास जाकर होती है। शेयर क्या होते हैं, शेयर का हमारे पास एक कागज होता है, जैसे आप मान लो, वैसे नहीं है, मान लो आप अपना कोई सर्टिफिकेट बेचना चाहते हो, हालांकि ये मत कहना मैडम ने क्या बेचना चाहते हैं, बेच सकते हैं, इलीगल है सर्टिफिकेट बेचना, पर शेयर सर्टिफिकेट भी ऐसा ही एक सर्टिफिकेट होता है। आप चाहते हो ये शेयर सर्टिफिकेट मैंने खरीदने के लिए 10,000 रुपये का खरीदा था, अब मुझे मेरे 10,000 रुपये चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस शेयर सर्टिफिकेट को बेचने के लिए तैयार हो, तो आप कहोगे मैं ये सर्टिफिकेट बेचना चाहती हूँ इतने रुपए में। कोई खरीदना चाहता है, किसी को लगेगा अरे भाई तो बहुत अच्छी कंपनी है, मैं खरीदना चाहती हूँ, चल मेरे से ले लो, दोनों के रेट सेट हो गए तो खरीद लिया। तो ये काम पहले जैसे कमला नगर मार्केट जाकर आप कपड़े खरीदोगे
तो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में होता था, लेकिन फ़र्क इतना है वहाँ पर बीच में एक ब्रोकर होता है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर का होना कंपलसरी है। मार्केट में सिर्फ दुकान बेचने वाला और खरीदने वाला होता है, कोई बिचौलिया नहीं होता है ना। अब यही स्टॉक एक्सचेंज आजकल ऑनलाइन शॉपिंग की तरह से काम कर रहे हैं। अब ऑनलाइन वेबसाइट्स बनी हुई हैं, ठीक है, NSE की वेबसाइट है, NSDL, कुछ इसके ब्रोकर्स हैं। उन ब्रोकर्स के थ्रू आप उन वेबसाइट्स को डायरेक्टली आप उसमें वो ब्रोकर को अपना रजिस्टर करवाते हो कि मैं ये शेयर खरीदना चाहती हूँ। ऑनलाइन बिड होती है, अब आपका रेट डाल दिया जाता है कि ये शेयर इतने का बिकने के लिए तैयार है। तो कोई व्यक्ति आता है, किसी ने ऑनलाइन ही अपना ऑफर डाला हुआ होता है, जैसे ही ऑफर मैच होता है आपकी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाती है, आपको पेमेंट करनी होती है, तुरंत आपके अकाउंट से पेमेंट करती है। आजकल जो शेयर सर्टिफिकेट हैं वो भी फिजिकल फॉर्म में नहीं होते। जैसे आपके पास एक तो 100 का नोट आपके हाथ में हो, एक 100 का नोट आपके अकाउंट में पड़ा हो, आपने चेक काट के दे दिया 100 का, तो क्या होगा, आपके अकाउंट में से पैसे जीरो हो जाएंगे, दूसरे के अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो सेम चीज़ शेयर सर्टिफिकेट की भी होती है, इसके भी डीमैट अकाउंट होते हैं, वहाँ से शेयर्स कटकर दूसरे व्यक्ति के पास चले जाते हैं और आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, ऐसे होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर ये सारा काम होता है उसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज में केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, पब्लिक लिमिटेड जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उसके शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी ईजी होती है। इसका कोई स्टॉक एक्सचेंज इस तरह का नहीं है। आप अपनी पहचान से अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू अपना शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, टाइम हो गया क्या? चलो, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, इसके अलावा इनको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है और इजी ऑफ फॉर्मेशन, ये एज़ कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी इनको बनाना आसान है। ठीक, चलिए।